हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस हम पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर। आज हम डिस्कस करेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। ठीक है, सो जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हीट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हीट से रिलेटेड है, और जियो मतलब अर्थ से ही रिलेटेड है। ठीक है, ड्यू टू द जियोलॉजिकल चेंजेस, वेदर के अंदर कोई भी चेंज आ गया है, जो भी जियोलॉजिकल चेंजेस अर्थ के अंदर हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन की वजह से molten rocks formed in the deeper hot regions of the earth's crust are pushed upward and trapped in certain regions called hot spots। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मोल्टन स्टेट्स का मतलब, रॉक्स का मतलब होगा यहाँ पे कि जैसे हम कहेंगे मैग्मा। ठीक है, मैग्मा इज एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड और सेमी लिक्विड रॉक लोकेटेड अंडर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अंडर बहुत ही ज्यादा गर्म लिक्विड फॉर्म में क्या होगी, रॉक होगी। ठीक है, चट्टान होगी, जिसको हम अर्थ पे अगर देखते हैं तो लावा भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, और वो क्या होता है, उस चेंजेस की वजह से अपवर्ड पुश होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ पुश करेगा, क्योंकि वो कहाँ पे लोकेटेड है, अंडर द अर्थ सरफेस, तो वो सरफेस पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, और कुछ रीजंस जहाँ पे वो ट्रैप हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो मिलता है। When underground water comes in contact with the hot spot, स्टीम इज जनरेटेड। ठीक है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, जैसे ही वो इन हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी हॉटनेस की वजह से, उसके टेम्परेचर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समटाइम्स हॉट वाटर फ्रॉम द रीजन फाइंड्स आउटलेट एट द सरफेस, सच आउटलेट्स आर कॉल्ड हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि गर्म पानी के झरने, आपने सुना होगा कभी पानी कैसा निकलता है, कहीं से गर्म पानी आ रहा है बहुत ज्यादा नीचे से। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, तो जहाँ पे वो ना सरफेस से आउटलेट ढूंढ लेते हैं, जहाँ पे वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, उन आउटलेट्स को हम क्या नाम दे देते हैं, हॉट स्प्रिंग्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, द स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज रूटेड थ्रू अ पाइप टू टर्बाइन एंड आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो स्टीम इससे प्रोड्यूस हो रही है, उससे हम क्या करेंगे, एक टरबाइन से अटैच करेंगे, फिर से हम उसको रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे, और हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हम, स्टीम। और ये स्टीम कहाँ से आई, मोल्टन रॉक्स की वजह से। ठीक है, उनकी जो गर्मी थी, उनकी जो हॉटनेस थी, उनके हाई टेम्परेचर की वजह से वो जैसे ही अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिला तो उसने क्या चेंज किया, उसको कन्वर्ट कर दिया उसको स्टीम के अंदर। उसी स्टीम को हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच, बट देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियली वैल्यूएबल साइट्स वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइटेड। तो ये कह रहे हैं कि वैसे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, काफी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, लेकिन ऐसी साइट्स जो हैं वो क्या हैं, बहुत ही कम है। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मतलब ऐसे पावर स्टेशंस हैं जो जियोथर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, वो कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है या फिर यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड, इन द प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम व्हेन bombarded with low energy neutron can be split apart into lighter nuclei। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बहुत हैवी न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके ऊपर हमने कोई लाइट न्यूक्लियस को क्या, न्यूट्रॉन को क्या करवा दिया, बॉम्बार्ड, मतलब इसके ऊपर बहुत तेजी से वो क्या करेगा, टकराएगा, बॉम्बार्ड करवा दिया हमने बहुत हाई वेलोसिटी के साथ। तो जैसे ही इसको इससे टकराया तो ये क्या करेगा, दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, छोटे छोटे दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। मतलब कि एक हैवी एटम को हमने स्मॉल एटम्स के अंदर ब्रेक कर दिया, स्मॉल न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो व्हेन दिस इज डन अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इफ द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज जस्ट अ लिटिल मोर देन द सम ऑफ द
masses of the individual products। ये कह रहा है कि जब ये प्रोसेस अकर होता है तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये बम्बार्डमेंट जैसे ही हम करवाएंगे तो इनकी स्प्लिटिंग के साथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। सो द फिजन ऑफ एन एटम of uranium, for example, produces 10 million times of energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal। तो ये कह रहा है कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है अगर हम कोई यूरेनियम का एटम लेते हैं और उस पर न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं। सो इन न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइंड और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस, such nuclear fuel can be a part of self-sustaining fission chain reaction that releases energy at a control rate। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस तरह से हम कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करनी है और उसके लिए हमें कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से रिलीज हो। ठीक है, सो द रिलीज्ड एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। फिर से इस एनर्जी का यूज़ करेंगे हम स्टीम प्रोड्यूस करने में और स्टीम से हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो क्या करेगी, हेल्प करेगी स्टीम। तो इससे जो हीट से इसकी एनर्जी की हेल्प से हमने क्या प्रोड्यूस की, स्टीम प्रोड्यूस की, और उसी स्टीम की हेल्प से हम क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, सो द मेजर hazard of nuclear power generation is the storage and disposal of spent or used fuels in uranium still decaying into harmful subatomic particles। तो ये क्या कह रहा है कि मेजर इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस का वो ये है कि इनकी स्टोरेज करना बहुत मुश्किल है, इनको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर यूरेनियम है और वो स्टिल वो क्या कर रहा है, अपने आप ही रेडियो एक्टिविटी कर रहा है, मतलब उसके अंदर से अपने आप रेडिएशंस निकल रहे हैं कुछ, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे उसको। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वो डिके कर रहा है, कुछ रेडिएशंस निकाल रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक हार्मफुल थिंग होगी। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। तो इस तरह से जो न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज वो कर रही हैं, ठीक है, इम्प्रॉपरली, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है उसका, और जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसको, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, बहुत बुरी तरह से खराब कर रहा है, उसको अनबैलेंस्ड कर रहा है। फर्दर देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। कई बार ऐसे रेडिएशंस जो हैं वो लीक करने लगती हैं। सो द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम मेक्स लार्ज स्केल यूज ऑफ एनर्जी प्रोहिबिटिव। ठीक है, ये कह रहा है कि लेकिन ये फिर भी हमारे लिए क्या है, बहुत हाई कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें महंगा पड़ता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन अगर आपको लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए वो काफ़ी हमें हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है फॉर देयर इंस्टॉलेशन। और दूसरा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तीसरा जो यूरेनियम है उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, लिमिटेड है, तो इसलिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाने के लिए भी हमें यूरेनियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसका जो लार्ज स्केल यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियर एनर्जी वॉज फर्स्ट यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस। न्यूक्लियर एनर्जी का पहले सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता था। ठीक है, मतलब कुछ भी डिस्ट्रक्शन करनी है या कोई भी गलत तरीके से कुछ भी काम करना है तो उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता था। ठीक है, जब तक कि पावर स्टेशंस डिज़ाइन नहीं हुए थे। इसका हम एक यूज़ कर रहे हैं ना कि न्यूक्लियर एनर्जी हम किस में यूज़ कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब तक ये वाला कंसेप्ट नहीं था तो इससे पहले इसका यूज़ सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए ही किया जाता था। The fundamental physics of fission chain reaction in nuclear weapon is similar to physics of controlled nuclear reactors, but the two type of devices are engineered quite differently।